नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज को दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू संभाग में लिए चलेंगे, क्या कुछ कहना है, अलग अलग जगहों पर भी क्या कुछ है सूरत हाल, देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार इस समय आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है और अगर बात करें तो ये लोगों का कहना है कि अब एकमात्र विकल्प है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस जी यहां जम्मू में पहुंचे हुए हैं और जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो लखनपुर से लेकर जम्मू तक तमाम अलग अलग जगहों पर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें तो इनको इलेक्शन इंचार्ज भी बनाया गया है जम्मू प्रोविंस का। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस दौरे के बारे में और खासतौर पर किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो किस तरह की रणनीति अपनाकर यहां पर काम किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका जम्मू कश्मीर में स्वागत है और आपसे जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी पिछले दिनों से जो जनाधार जम्मू कश्मीर में बना रही है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया या फिर पंजाब में आपकी सरकार है, तो आपको इलेक्शन इंचार्ज भी बनाया गया है, तो किस तरह से रणनीति अपनी बनाई जा रही है जो जम्मू कश्मीर में कभी भी आने वाले दिनों में चुनावों का बिगुल बच सकता है? जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है। इस वक्त देश में एक लहर चल रही है, वो लहर बदलाव की लहर है, वो लहर एक नई सोच की लहर है। उस लहर का नाम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 7 साल से सरकार चल रही है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त सेहत और शानदार काम हुए हैं। उसी के दम के ऊपर आप देखिए पंजाब में एक जिसे कहते हैं ऐतिहासिक जीत हुई है। बड़े बड़े धुरंधर वो चुनाव हार गए और आम घरों के हम जैसे बिल्कुल जो आम नौजवान थे वो विधानसभा गए और पार्टी ने विश्वास दिखाया, मंत्री तक बने हैं। पंजाब में 2 महीनों के भीतर भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने, जिसे कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी, पहली कैबिनेट में 26,000 नौकरियां निकला दी। बिजली का फैसला हो गया है, कल मोहल्ला क्लिनिक का फैसला हो गया, एंटी करप्शन हेल्पलाइन कर दी जो व्हाट्सएप पर है। अगर किसी आम आदमी को कोई सरकारी दफ्तर जाता है, उससे कोई रिश्वत मांगता है तो आपको बस वो व्हाट्सएप करना और उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और ऐसा ही बदलाव अब ये लहर पूरे देश में चल रही है। बात करें हिमाचल की, गुजरात की और जम्मू कश्मीर की, तो रोज़ाना जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग दिल्ली जा रहे थे खुद अरविंद केजरीवाल जी से मिलने और अन्य पार्टी के अन्य नेताओं से मिलने, क्योंकि जम्मू कश्मीर बेताब है इस बदलाव के लिए और वो भी चाहते हैं कि एक मौका हमें अरविंद केजरीवाल जी को देना है। तो उसी के संदर्भ में एक हमें जिम्मेदारी गई है। मैं हूँ, हमारे साथ गौरव शर्मा और भी बहुत साथी हैं। हम सब मिलजुल कर एक अच्छा संगठन बनाएंगे ताकि जो इस सूबे के, इस प्रोविंस की जो अवाम है उसको जो सरकार चाहिए वो वैसी सरकार बन सके, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ आ सके। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, आपके नेताओं ने जब यहाँ कुछ दिन पहले एक बड़ी हवा चल रही थी आम आदमी पार्टी की, एक सैलाब हमें देखने को मिल रहा था, उस सैलाब में आपके नेता ये कह रहे थे कि हम भाजपा को टक्कर देंगे। भाजपा जो यहाँ जम्मू कश्मीर में दावा कर रही है कि वो 50+ से यहाँ पर सीटें जीत कर आएगी, तो क्या वो दावा आज भी आपका बरकरार है कि भाजपा को टक्कर देंगे और यहाँ पर सरकार बनाएंगे आम आदमी पार्टी की? भाजपा पंजाब में भी ये दावे कर रही थी और आपने उनका नतीजा देख लिया। पंजाब में उनकी 90% सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं। तो दावों से कुछ नहीं होता, जो चुनाव है वो बदल गया है, वो जुमलों का नहीं रह गया। लोग और खास कर युवा और इवन अब हर आप कह सकते हैं हर जाति का, हर धर्म का, हर इंसान, उसको सुविधाएं चाहिए। ये 75 साल हो गए, अब जुमले बहुत सुन लिए, अब लोगों को काम चाहिए, लोगों को अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी दफ्तर चाहिए। और उनको ये पता लग गया कि अगर कोई आदमी है, कोई राजनीति में कोई शख्स है जो ये कर सकता है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। इसलिए लेकिन जानना चाहूंगा, तमाम लोग तो ये भी आपके ऊपर एक कटाक्ष कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये मुफ्त की राजनीति चलेगी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तो इसको लेकर क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह की आप ऐलान कोई करने वाले? मैं आपको बताइए, जब कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। ये सब चीज़ों का हम टैक्स देते हैं, जो पहले भी देते थे, पर क्या ये सब लूट हो जाता थी माफिया में, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में। ये हमारा दिया हुआ पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। अगर उसका कोई रिलीफ मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। मंत्रियों को सब चीज़ें क्यों फ्री मिलती हैं, कभी किसी मंत्री ने नहीं बोला। विधायकों को सब चीज़ फ्री मिलती है, कभी किसी ने नहीं बोला। देश की इकलौती सरकार है जो टैक्स के सही हकदार हैं
जो उसके जिसको कहते हैं जो अमानत के सही हकदार है वो आम जनता है, आम जनता का पैसा है और ये आम जनता की अमानत है जो आम जनता को वापस आना चाहिए मुफ्त शिक्षा के रूप में, मुफ्त इलाज के रूप में और क्वालिटी इलाज होना चाहिए और ऐसी सब सुविधाओं के। लेकिन जानना चाहूंगा आप यहाँ जम्मू कश्मीर के अगर समीकरणों को लेकर बात करें तो शायद मुझे नहीं मुझे जहां तक पता है कि आप इतना शायद यहाँ के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा है जिसके ऊपर काम करने की करेंगे, सब पर काम करेंगे। अच्छी नीयत है, नीयत साफ है, जब नीयत साफ होती है सब भगवान रास्ता बनाते हैं। लेकिन हमारे साथ पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैन जो कि यहाँ जम्मू खित्ते के दौरे पर पहुंचे हैं और सांबा में भी आज अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और यहाँ पर एक रणनीति बनाई जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो भाजपा को यहाँ पर टक्कर देगी। जो भाजपा का नारा है 50+ का, वो नारा भाजपा का कामयाब नहीं होगा। जुमलों को लेकर कहा है कि लगातार कई बार जुमले दिए गए हैं लेकिन अब लोग समझ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि मुफ्त बिजली की बात करें, मुफ्त पानी की बात करें तो उसको लेकर भी उन्होंने बात की है कि वो जनता के टैक्स का पैसा है, वो लोगों का हक बनता है। लेकिन अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से आम आदमी पार्टी जो वो अपना जनाधार और मजबूत करती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि लहर तो काफी तेज चल रही है। क्या इस लहर का नतीजा जो है ये आने वाले विधानसभा चुनावों में मिल पाएगा आम आदमी पार्टी को, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अब लगातार जो सियासत है वो जम्मू कश्मीर में तेज हो रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एकमात्र विकल्प है जो लोगों के बारे में बात करेगी, तो लगातार आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। अब तो तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री हो या फिर पंजाब सरकार के मंत्री हो वो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में समीकरण क्या कहते हैं। राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगह 24/7 न्यूज़। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए अभिषेक गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि इनकी क्या मांग है और कहीं ना कहीं लगातार लाउड स्पीकर की अब सियासत जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहुंचने की शुरू हो चुकी है और मांग ये की जा रही है, डोगरा फ्रंट की तरफ से बैन करने की मांग की जा रही है। उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे, ये किस तरह से देखते हैं। अभिषेक जी, कल की स्टेटमेंट और उसके बाद छात्रों को डिटेन करना साइंस कॉलेज के अंदर और वहां पर जब वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था और एक तरफ अजान, उन बच्चों का ये कहना है कि काफी समय से हम कंप्लेन कर रहे थे, प्रशासन ने इसके बारे में संज्ञान नहीं लिया। देखिए, सबसे पहले तो कल का जो बच्चों का अरेस्ट हुआ है, स्टूडेंट्स का अरेस्ट हुआ है, बड़े शब्दों में निंदनीय है वो। मुझे लगता है कि जिस भी पुलिस अधिकारी ने यह कार्य किया है उनके सुपीरियर्स को उनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से अनिल जी भी आपने पूरा का पूरा घटनाक्रम बताया, 1 महीने से स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप कृपया करके आवाज़ को घटा दीजिए। अरे आवाज़ नहीं घटाई गई। 2 साल कोविड में कॉलेज बंद रहा है, 2 साल के बाद कॉलेजेस खुले हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना है, देश का फ्यूचर है वो। अगर वो शोर में ही लगे रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे। नहीं मानी गई उनकी बात। मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन ने ना लाउड स्पीकर उतारा, ना ही वॉल्यूम की डेसिबिलिटी को घटाया। लोकतंत्र के हिसाब से आपको, मुझे, हर व्यक्ति को एक प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। उन्होंने एक बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके प्रोटेस्ट किया, भगवान श्री राम का नारा दिया, हनुमान चालीसा पढ़ा। अरे जब हनुमान चालीसा पढ़ा तो ये क्या किसी प्रकार का मैंने क्राइम कर दिया है, मैंने किसी प्रकार का अपराध किया जो पुलिस मुझे पकड़ करके ले जाएगी। अरे मैं एक पीसफुल ढंग से अपना कार्य कर रहा हूँ, वो बैठे हुए लोग जोर से जो है नारा दे रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये किस प्रकार के दोहरे मापदंड है। क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से आपत्ति है कोई? हनुमान चालीसा पढ़ने से आपत्ति कोई नहीं है। मैं यहाँ पर खड़े होकर के नारा देता हूँ, जय जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। अरे हनुमान, भगवान श्री हनुमान जो है हमारे आराध्य हैं। इस देश को एक उन्होंने रूपरेखा दी है, वो दिखाते हैं कि एक आदर्श पुरुष। अगर हम ये बात कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष भगवान श्री राम, अरे उनके चरणों पर गिरना है, उनकी जीवन शैली को हमने आगे बढ़ाना है। और मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष का नाम लेने के उपरांत जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरे कड़े शब्दों में निंदनीय है, उस ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। एंड द डीजीपी ऑफ द पुलिस श्री दिलबाग सिंह साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अरे यूनिवर्सिटी प्रेमाइसिस के अंदर पुलिस चली गई और भगवान श्री राम के नाम लेने पर जो है 500 साल के बाद हम केस जीत करके आए हैं, अब तो नाम ले ही सकते हैं। 92 में भी जीता था लेकिन उसे उल्टा कर दिया गया, कुछ सरकारों ने केस जीत करके आए, भगवान श्री राम का तो नाम ले ही सकते हैं। मैं लेता हूं जय जय श्री राम, तो क्या मुझे अरेस्ट कर लेंगे आप? कृपया करके इस प्रकार की घटनाएं, मुझे पता है आपकी सोच ऐसी नहीं है, लेकिन ये बीच में जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया उसके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उपकार गैंग क्यों बनाया? जब वो 370-35 अल्लाह के पास चल गया, अल्लाह की मर्जी से हुआ, तो उनके पास क्या है? अरे वो राजनीति वाला समय अब बंद हो गया भाई।
अब कौन सी राजनीति है? अब दिल्ली से चलती है राजनीति, अब यूटी है। और समझ लो यार, और 370-35 ये ख़त्म हो गया है, अब यूटी वाली बात करो ना। अब वो दिमाग के अंदर रखो ना। बड़ा कष्ट हो रहा है, कष्ट होगा। 72 साल जो लोग कुर्सी के ऊपर रहे, अब कुर्सी छोड़ने पर कष्ट नहीं होगा। अब कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, वही तो कह रहा हूँ उपराज्यपाल जी, ये तो 2-2 मिनट हम लोग अंदर बाहर करते हैं, ले दो ना सीधा तिहाड़ जेल, रहने दो अंदर। थाना मंडी की पंचायत दरा में लाए हुए हैं, जहां की आपको बुनियादी सहूलियात सरकार की तरफ से लोगों को किस तरह की मिल रही है वो भी दिखाएंगे, और लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो भी दिखाएंगे। पहले मैं आपको ये एक मंजर दिखाता हूं, जिसके लिए इस तरफ पंचायत के जाने वाले लोगों के लिए ब्रिज का काम शुरू किया गया था लगभग 2 बरस कबल, और आज तक नामुकम्मल है। जब भी इस नदी के अंदर पानी आता है और इस वार्ड का रास्ता बिल्कुल पूरी तरह कट जाता है शहर के साथ। अगर बात करें मकामी लोग हैं, कुछ हमारे साथ इनसे बात करेंगे। आज तक आपके गांव में रोड नहीं पहुंच पाई, जो रास्ते में ब्रिज के काम शुरू हुए वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाए, कितनी मुश्किलें आती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी हुकूमत यहाँ आती है वो अपने अपने काम करते हैं। यहाँ हमने वोट दिया एमएलए कमर साहब को। जब कमर साहब यहाँ एमएलए आए, उनकी हुकूमत थी पीडीपी की। उस वक्त एमएलए साहब ने हमें एक अप्रूवल दिया था 10 लाख का अंडर एमजी निरगा में। उस अप्रूवल के तहत हमने ये जो दुआ हैं इसके ब्रिज के जो इसको बोलते हैं पावे पिलर खड़े किए। उसके बाद आज तक यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ ये खड़े किए हैं। दरिया इतना होता है, 1 महीने के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर में इतना बड़ा दरिया होता है कि 300 बच्चा यहाँ से जाता है स्कूल का, उधर से इधर आते हैं। यहाँ स्कूल के करीब ये ब्रिज बनाया था, तो इसमें हमें कोई लेंटर नहीं, कोई कुछ नहीं किया। किसी हुकूमत ने कोई भी हमारा काम नहीं कर रही। स्कूल की ये कंडीशन है कि यहाँ टीचर जो हैं वो भी नहीं है। रोड की ये कंडीशन है कि जो हमारा गांव है दरा, फर्स्ट जहाँ से दरा स्टार्ट होता है वहाँ रोड थोड़ी सी आई है, उसके बाद पूरा गांव जो है वो रोड के बगैर है। यहाँ कोई सहूलियत नहीं हमें, हम बिल्कुल महरूम है। एक ब्रिज है, उस पर भी कोई लेंटर पड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, कुछ और मकामी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज भी आपके गांव में रोड नहीं पहुंच पाई, जो रास्ते राब्ता हैं, सड़कें हैं, या दूसरी बात करें अगर इस पुल की बात करें, क्योंकि एक बड़ा गांव इसके उस तरफ ही है, ये भी मुकम्मल नहीं हो पाया। कितनी मुश्किलें आती हैं खास करके अगर बरसात के मौसम में जब इस नाले में पानी पहुंचता है? सर, मेरा नाम शबीर अहमद है, और सर ये आपके सामने है, ये देख लो, ये एमजी निरगा के तहत ये पुल जो था ना वो दिया गया था, लेकिन आज तक तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, ना तो इसके ऊपर कोई लोहा डाला गया है और ना ही ये एक मेन रास्ता है। हमारा स्कूल ये साथ में है, और यहाँ बच्चों का जो उस साइड वाले बच्चे हैं उनका भी आना जाना, और लोगों का भी इधर उधर एक दूसरे से जो है ना वो कनेक्टिविटी का यही रास्ता है। तो जब बारिशों के मौसम में यहाँ दरिया नाला होता है, तो ना तो बच्चे स्कूल आ पाते हैं और ना ही इधर से पार जाना होता है। तो मेरी इंतज़ामिया से यही अपील है कि वो जितना हो सके जल्द इस पर क्या करें कि लोहा डलवाएं, ताकि हमारी मुश्किलात का हल हो सके। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि इस गांव के लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर इस इलाके की बात करें, आप देख सकते होंगे कि इस वक्त नदी के बीच से कुछ बच्चे, नन्हे बच्चे गुजर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, और बरसात के मौसम में जब इस नदी में पानी का बहाव बढ़ जाता है और पूरी तरह ये राब्ता इसका इन लोगों के साथ कट जाता है। खास करके कि इस स्कूल की बात करें, बच्चों को स्कूल नहीं पहुँच पाते, लोग एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पाते हैं, कितने लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये पुल ज़रूर बनाया गया, जिसके पिलर खड़े किए गए, मगर इसके लिए आज तक यहाँ कोई रोड तक नहीं निकाली गई जो इसको कनेक्ट कर सके। सिर्फ पैदल चलने के लिए जो रास्ता है उसके लिए पुल बनाया गया था, वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। इस वक्त हम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में है, और जिस तरह से आपको बताऊं,
1947 से अभी तक जिन लोगों ने भी देश के लिए जान अपनी गंवाई है उनको कल श्रद्धांजलि दी जाएगी स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। उससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की किस तरह की तस्वीरें हैं। काफ़ी खूबसूरती से इसको सजाया गया है और पूरे शहर की अगर हम बात करें, पूरा शहर अगर आप देखेंगे तो नेशनल फ्लैग पूरे शहर को लगाए गए हैं। गणपत ब्रिज से लेके ही पूरे टाउन के अंदर जितने हमारे वार्ड्स हैं, उन वार्ड म्यूनसिपलिटी के जितना भी एरिया है उस एरिया में पूरे नेशनल फ्लैग लगाए गए हैं। काफ़ी खूबसूरती से इस वक्त शहर हमारा लग रहा है। कुछ लोग भी इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस दिन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे। और आपको बताना चाहूँगा पहली दफ़ा इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। आपका नाम क्या है? मैं बलविंदर ठाकुर। बलविंदर जी, क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से और कौन सी फर्म इस प्रोग्राम को करवा रही है? देखिए भैया, मैं बताता चलूँ आपको कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ये दिन देखने को आज मिल रहा है। आज से पहले हम यही सुनते थे कि फलानी जगह कांड हुआ, फलानी जगह कांड हुआ, फलानी जगह। आज पहली बार मैं ये सुनने जा रहा हूँ कि उन निहत्थे लोगों को जिनकी हत्या हुई थी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं पीपल फर्म का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ आज के कार्यक्रम की। जम्मू कश्मीर पीपल फर्म की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और पूरे शहर की अगर हम बात करें, काफ़ी दिनों से इस शहर को सजाया जा रहा है और आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है और इंतजाम काफ़ी अच्छे किए गए हैं। लोगों को यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे कि जिस तरह से कल श्रद्धांजलि दी जाएगी उन लोगों को जिनने देश के लिए अपनी जान गंवाई है? किश्तवाड़ से भी लोग आ रहे हैं, रामबन से भी लोग आ रहे हैं, भद्रवाह से भी लोग आ रहे हैं, क्या बताना चाहोगे? जी, जैसे देखो, हम शुरू से बहुत पहले से ये चीज़ें सुनते आए हैं कि जैसे कहीं पे कोई कांड हुआ, कोई किसी भी कारण कोई मार दिया गया, शहादत किसी की हो गई, तो अभी जो आजकल के जो बच्चे हैं, हम तो खैर काफ़ी पहले से सुनते आए, हमने देखा भी, तो आज जो बच्चे हैं कम से कम उनको भी कुछ पता लगे कि दुनिया में क्या क्या होता है, हमारे इलाके में आज तक क्या हुआ है और जिन लोगों के परिवार के लोग जो शहीद हुए हैं वो लोग भी अच्छा महसूस करेंगे कि उनको अगर यहाँ पे सम्मानित किया जाए। और आज की डेट में जैसे पूरा शहर में देख रहा हूँ बिल्कुल जैसे जगमगा रहा है, तो कोई भी बंदा बाहर से आए वो समझ सकता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। और हकीकत में भी बचपन से आज तक तो ऐसा कोई हमने कार्यक्रम देखा नहीं है, पहली बार ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जो शहीदों को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हो इस प्रोग्राम को देख के जो कल प्रोग्राम होगा? मेरे हिसाब से तो जैसे उन परिवारों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो उनके साथ साथ उनको देख के हम भी खुश होंगे और उनको थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा कि उनके बुज़ुर्गों ने अगर शहादतें दी हैं तो उसका उनको कितना बड़ा इनाम मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा ये। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा परविंदर सिंह। परविंदर जी, क्या बताना चाहोगे? पहली दफ़ा डोडा के अंदर इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात बताऊँ, मैं 2-3 दिन से डोडा में चल रहा हूँ तो मेरा सीना जो है चौड़ा हो रहा है, क्योंकि डोडा के अंदर आज मेरी एज 34 है, तो डोडा के अंदर तिरंगे जो हर गली में लहरा रहे हैं, हर चौराहे पे लहरा रहे हैं, ये डोडा में पहली बार हो रहा है कि डोडा में पूरा डोडा सिटी जगमगा रहा है तिरंगों से। जिस तिरंगे के नीचे हम हैं, जो तिरंगा है तो हम हैं। तो दूसरी बात बता दूं, कल जो यहाँ श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, हमारे यहाँ कुल्हांड कांड, बारशाला कांड, द्रबशाला कांड, जितने भी कांड हुए, बारातें मारी गई, कुल्हांड में जो मारे गए, तो उन सब परिवारों को एक साथ बुला के उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको लगे कि नहीं, हमारे बच्चों ने, उनके किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बेटी थी, उन्होंने जो बलिदान दिया है, बलिदान उनको याद किया जाए, उनको लगे कि नहीं, हमारे पीछे हम बहुत से लोग खड़े हैं। देखिए, पहली दफ़ा इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, जम्मू कश्मीर पीपल फर्म की तरफ से प्रोग्राम किया जाएगा। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इनको फिर से याद किया जाएगा? 2-4 साल, 5 साल के बाद फिर से इस तरह का प्रोग्राम किया जाएगा? बिल्कुल, इनको याद किया जब हमें मौका मिला, जब हमें मौका मिलेगा, जब हमें आदेश आएंगे ऐसे प्रोग्राम करने के, तो हम करेंगे। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो इस प्रोग्राम? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सीना चौड़ा हो रहा है हमारा, ये चीज़ें देख के हमारा सीना बहुत चौड़ा हो रहा है। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने, कुछ लोग और भी बात करना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? सर, एक बार दोबारा मैं पूरी जनता को आपके माध्यम से एक बार आह्वान करना चाहता हूं कि कल इस श्रद्धांजलि के समारोह में
आएँ और अपने दिल की गहराइयों से उन शहीद लोगों को अपने नम आंखों से भी और बल्कि बहादुरी के हिसाब से भी उनका जो श्रद्धांजलि यहाँ पर दें। ये हम सब के लिए गौरव का पल है, ऐतिहासिक पल रचने जा रहा है हमारे डोडा की ऐसी धरती पर। न ऐसा कार्यक्रम आज से पहले कभी हुआ था, न मुझे लगता कि आगे कभी सोच विचार कर भी सकता है कोई। तो ये शहीदों को नमन। अहम सवाल है, खास करके जनाब कहते की हम बात करें, डट के मुकाबला किया है मिलिटेंसी का लोगों ने, इस शहर को नहीं छोड़ा है, इस डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोड़ा है, क्या बताना चाहोगे? सर, ये उन्हीं लोगों की मेहरबानी है जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई पर यहाँ से विस्थापित नहीं हुए। वो किसके लिए? अपनी धरती माता के लिए, अपने पुण्य जो पीछे लोग रहे थे। अगर वरना विस्थापित होते तो यहाँ पर आज कुछ भी नहीं बचता। और उस कारण जो है हम दर बिदर की ठोकरें खाते। उन जवानों की तरफ से, उन बुजुर्गों की तरफ से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी वजह से आज हम इस धरती पर खड़े हैं, यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये माहौल देख के अगर आप, जब मैं कहता हूँ ऐसा कभी मौका मिले कि ऊपर से चॉपर लगाया जाए और चॉपर से आप अद्भुत नगर का दृश्य देखेंगे, अद्भुत, बहुत अद्भुत। मैं पुनः एक बार फिर से जो है पीपल्स फर्म का जो है हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने, पीपल्स फर्म की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। और आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से रखी गई थी। लोगों को वहाँ पर बताया गया था कि 22 तारीख को आप आ जाएँ वहाँ पर, जिस तरह से कल ये प्रोग्राम होगा। और तस्वीरें आप देख लीजिए, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की तस्वीरें हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल फ्लैग जो है सजाए गए हैं। और पूरे शहर की अगर हम बात करें, पूरा शहर इसी तरह से सजाया गया है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कल 11 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए इतना मौजूद है सयाहती मुकाम गुलमर्ग में। यहाँ पर डायरेक्टर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से आज 10 रोज़ा जो एग्जीबिशन का इसका बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर जो है इनाग्रेशन की गई। तो यहाँ पर जो 10 रोज़ा चलने वाला जो एग्जीबिशन है, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो भी कश्मीरी पश्मीना शाल की बात करें, आर्टिसंस की बात करें, मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल रखे गए हैं ताकि यहाँ पर सयाहत को अच्छी खासी दामों में ये जो है मिल सके। तो अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ पर एग्जीबिशन जो है इस वक्त जारी है। तो मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर जो भी कश्मीरी, अगर हम कश्मीरी आर्ट कल्चर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के यहाँ पर जो शाल्स रखे गए हैं, पश्मीना रखे गए हैं, ताकि यहाँ पर सयाहत को अच्छे खासी दामों में ये मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे गुलमर्ग ले चलते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या करे डायरेक्टर हैंडलूम इस हवाले से। ये जो आज का एग्जीबिशन है यहाँ गुलमर्ग में, ये हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसका मकसद ये है कि ये जो हमारे आर्टिजन्स हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आर्टिजन जो हैं इनके बड़े खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेसिबिलिटी देने के लिए हम इस तरह के जो एग्जिबिशंस हैं ये करते रहते हैं साल भर। इनके पास स्टॉक्स अवेलेबल थे पिछले 1-2 साल में। जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से ज़्यादा इस तरह के एग्जिबिशंस नहीं हो पाए, कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। बट इस साल हमने ये प्रोग्राम लिया अपने हाथ में कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करे जाएँ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि उनके जो अवेलेबल स्टॉक्स हैं उनकी बिक्री हो जाए। तो इस सिलसिले में हमने इस साल करीब आज तक 8, बल्कि ये मेरे ख्याल में 9वां है, 9th जो एग्जिबिशन है ये हम यहाँ पे कर रहे हैं आज। ये 10 दिन तक रहेगा और 20 स्टॉल्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे चूँकि टूरिज़्म का बड़ा फुटफॉल है काफ़ी ज़्यादा, आप जानते हैं कि गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द प्राइम टूरिस्ट लोकेशन, जहाँ पे काफ़ी तादाद में टूरिस्ट्स आते हैं। और अल्लाह ताला का करम है कि इस साल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स का फुटफॉल है। हमारे साथ CEO साहब भी बैठे हैं, तो उन्होंने, हम इनके भी मशकूर हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया। और ये वो स्पेस है जहाँ पे टूरिस्ट का बड़ा रश रहता है। तो इससे लाजमन जो हमारे आर्टिजन्स हैं इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इनके जो स्टॉक्स हैं वो सेल हो जाएंगे। चाहते हैं आप गुलमर्ग आओ, और सामने यहाँ लगा हुआ है गंडोला के सामने एग्जीबिशन लगी है जो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से है। मैं चाहता हूँ कि आप आओ, हमारी हुनर देख लीजिए, जो हमारा आर्ट है सबसे बेस्ट एंड बेस्ट जो पश्मीना का काम आता है, नीडल वर्क जिसको हम कहते हैं, जिसको 6 महीने से 7 महीने से 8 महीने हम बनाते हैं। कैन यू प्लीज एंड कम टू कश्मीर, कि सबसे बेस्ट हमारा काम है, क्योंकि सारा काम हमारा इसी पर होता है, कि सारा हाथ का काम होता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ आए और कि क्लियर। शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल से, आप बार बार हमारे पास आए। ये मसाइल दर पे जो है बार बार आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचा रही है। पहले हम देखेंगे कि हम कहेंगे कि जो बेमना का इलाका है, जो मेन खुमानी चौक है, जो नियर द सिटी कुछ ही किलोमीटर अवे है, तो आप खुद देखिए क्या हालात है यहाँ पे।
मुश्किलात कितने हैं। हम बोलेंगे ऐसे कि वी हैव बीन लेफ्ट ऑन अलमाइटीज होप, नेवर वी हैव बीन ट्रीटेड एज जेंटल एज लम। वो हालात है, कितने ज़ख्मों का दर्द हम फरियाद करेंगे, कितने ज़ख्मों का दर्द हम सह लेंगे, कौन हमारे दर्द जो है वो कौन फरियाद कौन सुन लेगा। मेरे ख्याल से जो ये इस बिमना की अगर बात करेंगे, खुमानी शो की बात करें, हर लिहाज से हम पीछे, हर लिहाज से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं आ रही यहाँ पे। आप देखिए काम कभी रुक जाता है, कभी शुरू होता है, कभी बीच बीच में चल रहा है, कभी फिर से बंद हो जाता है। कि हमारे आप देखिए कि ट्रैफिक जाम जो लगता है बार बार, अगर पेशेंट होगा ना, आप देखिए कि यहाँ पे हमारे बिमना हॉस्पिटल है, हुसैनी हॉस्पिटल है, आप देखिए हेडून हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल, तो यहाँ से दरगुजर होता है एम्बुलेंसों का। वो बीरवा से आए, खाक से आए, डिस्ट्रिक्ट ज़िला बड़गाम से, पूरे ज़िला बड़गाम यहाँ से उनका दराफ्त होता है। मगर अगर देखे जाएंगे कि पेशेंट की हालत, वो मेरे ख्याल से कभी कभी वो दम तोड़ देगा इस रास्ते पे। इतनी हालत है यहाँ पे जब भी जाम होता है। या अब देखिए ये काम काज का आज कभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं विजिट कर रहे हैं कि काम क्यों रुक जाता है। पिछले 1 साल से काम शुरू हुआ, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। शायद हम इसको कहेंगे हम जख्म दे रहे हैं इन लोगों को, बिमना के लोगों को जख्म दे रहे हैं बार बार, क्योंकि हम हर किसी लिहाज, चाहे एजुकेशन के लिहाज से हम सप्रेस्ड है, इकनॉमी के लिहाज से, सोशली के लिहाज से, एवरी एस्पेक्ट हम सप्रेस्ड है यहाँ पे। इससे पहले भी बहुत सारी हमने लेटर्स किए, दरख्वास्त किए उनसे कि आप विज़िट करें, आप देखिए हमारी हालात, हमारे एक दर्द का सहले, वो महसूस करे, वो फील करे कि हम क्या दर्द सह रहे हैं यहाँ पे। कि हम बार बार एक है कि काम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो दराफ्त है लोगों का या एम्बुलेंसों का या मुलाजमों का, तो वो आसाइश होनी चाहिए लोगों के लिए। मगर हम बार बार वो दर्द सह रहे हैं, क्योंकि कौन कहेगा कि ये नियर द सिटी है बिमना खुमानी चौक। जी सर, जब ये पहले काम स्टार्ट किया ना इन्होंने, वहाँ से दूर से, वहाँ पर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, तो इन्होंने बोला हम 1 साल के अंदर ये काम ख़त्म कर देंगे। अब ये काम पिछले 2 साल से चल रहा है, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर तकरीबन 70% लोग जिनके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उनको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। फिर वहाँ गारीपुरा है, वहाँ से गाड़ी में चढ़ना पड़ता है, फिर उनको टाइम लगता है। आप देखिए कितना ये होता है मुश्किलात आवाम को। पिछले 2 साल से चल रहा है ये, तकरीबन ये एहसास ही नहीं है इन लोगों को। देखो कितना टाइम हो गया है। हम तो यही चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि हमें भी राहत मिले। गाड़ी देखो ना, वहाँ अंदर से एक लिंक रोड है, वहाँ पर सारी पाइपें फट गई है। आप देखिए वहाँ पर इतना जाम हो रहा है, हर किसी को मुश्किलात हो रही है। तकरीबन 2 किलोमीटर बहुत सा। आप खुद आए, आप कहाँ से आए, आप खुद देखिए, बाइक वाला भी नहीं चल पा रहा है इस सड़क से। कोई नहीं सुनता है, हर किसी के पास गए, कोई नहीं सुनता है। बस यही बोल रहे हैं जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये तकरीबन 30 फुट जब ये काम करता है ना, इसको तकरीबन 1 महीना ज़्यादा लगता है उसको भी। ये कुछ मतलब बहुत सुस्त ये काम चल रहा है अभी। मुझे लगता है वो ये रास्ते में ही मर जाते हैं, ऐसे मुश्किलात होते हैं यहाँ पे। अल्लाह की कसम बहुत मुश्किलात होती है। यही चाहते हैं ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि हमें भी राहत मिले। अब हम तंग आ गए। रोड में इन्होंने पिछले साल से इसमें ये ड्रेन बना रहे हैं, लेकिन ड्रेन बनाने की जो रफ्तार है, मतलब वो आज के ज़माने के हिसाब से वो रफ्तार न होने के बराबर। मतलब रफ्तार आज 3 शिफ्ट में काम होता है दुनिया में, लेकिन बिमना बड़गाम रोड में जो ड्रेन बन रही है उसमें मुझे लगता है कि हाफ शिफ्ट में भी काम नहीं होता। जो काम 5-6 महीने में होना चाहिए था, वो अब 9-10 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक वो मुकम्मल होने का कोई उसमें लग नहीं रहा कि वो मुकम्मल हो। जिनको सब पता है, सब जानती है, लेकिन वो मतलब लोगों की मुश्किलात से उनका मतलब डायरेक्ट सामना नहीं है। जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं वो पब्लिक कर रहे हैं, जो डेली कम्यूटर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। तो डेली कम्यूटर्स वो जानते हैं कि किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। गाड़ियों की हालत ख़राब हो गई, आना जाना मुश्किल हो गया, बीमारों की हालत ख़राब है, कहाँ से पहुँचेंगे। अस्पताल में जब वो पहुँचते हैं, अस्पताल वहाँ बंद हुए होते हैं, डॉक्टरों के पास पहुँचते हैं तो क्लिनिक बंद हुए होते हैं। तो ये मुश्किलात पिछले 1 साल से लोग सह रहे हैं, लेकिन अब हम अपील करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस ड्रेनेज के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके रोड को तैयार करें।
नाज़रीन, हम इस वक्त बेमना इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1 साल हो गया यहाँ पर जो काम होते हुए, यहाँ पर जो बीच सड़क में जो ये मेन होल्स लगाए जा रहे हैं, जो कि अंदर की वाटर लॉगिंग होती है या कहीं पर जो सैलाबी सूरत होती है उसको जो पानी निकालने के लिए जो यहाँ पर इसमें ये काम किया जाता है। तो इसमें ऑलरेडी DPR बन चुका था, तो और ज़िला इंतज़ामिया बडगाम की तरफ से इस पर काम लगाया गया आज से 1 साल पहले। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो काम है बहुत ही सुस्त रफ्तारी से चल रहा है और हमें बहुत से मुश्किलात 2-4 हैं। अगर हम देखें, बीमार होता है कोई तो उसको एम्बुलेंस लेने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन उस वक्त फैसिलिटी देनी होती है। तो इस वक्त जो अगर हम देखें तो खाली बाइक्स चलती हैं और यहाँ पर जो मेन रोड पे जो बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं चल सकती है, लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा है। तो इनको ऑलरेडी यहाँ से नीचे से डाइवर्शन दिया गया है, लेकिन वहाँ पर भी पाइपें फटने से वहाँ पर जो है पानी जमा होता है और उससे बहुत सी मुश्किलात इनको 2-4 हैं। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया है, लेकिन गौर करना बहुत जरूरी है। समस्याओं को सरकार के सामने तो रखा जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर उस पर काम कितना होता है, ये बड़ा सवाल है।